गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैंने जो अपठित गद्यांश और पद्यांश के अनुच्छेद पढ़कर समझाए थे तथा उस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हल करने के नियम भी बताए थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने नियमों को अच्छी तरह सुनकर प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया होगा। अब मैं मुख्य बात पर आती हूँ। अपठित गद्यांश के 2 अनुच्छेद और अपठित पद्यांश के 2 अनुच्छेदों को पढ़कर उसके उत्तर लिखने के लिए मैंने गृह कार्य दिया था। आप सबने पूरा तो कर ही लिया होगा। आज मैं उन्हीं अनुच्छेदों के उत्तर समझाऊंगी तथा गूगल क्लासरूम में पोस्ट करूंगी। अपने उत्तरों से मिलान कर लेना और अगर इससे मिलते जुलते उत्तर होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने अपनी सरल भाषा में ही उत्तर दिया होगा और सरल भाषा में ही उत्तर देने का अभ्यास करना भी है। ठीक है ना। अभी तो मैं समझा दे रही हूँ और आप जो है उसमें से देख करके मिला लेना। और बेटा इसको संभाल कर रखना। स्कूल खुलने के बाद मैं चेक करूँगी एक एक बच्चे की कॉपी। ये नहीं कि कहीं भी लिख दिया, किसी भी कॉपी में लिखो। इतनी छूट तो आपको पूरी दी गई है। नई कॉपी नहीं खरीद पाए तो कोई बात नहीं, पुराने पिछली क्लास की किसी कॉपी में करो, लेकिन काम पूरा होना है। ठीक है। जैसे पहला वाला है गद्यांश का, इसमें एक शीर्षक पूछा है तो आप शीर्षक इस पैराग्राफ से जोड़कर कुछ भी लिख सकते हैं जो इस अनुच्छेद में निकल कर आ रहा हो। ठीक है। मुख्य रूप से भाव उसका आ ही जाना चाहिए कि किस टॉपिक पर, किस शीर्षक पर लेखक जो है अपनी बात लिखना चाह रहा है। जैसे गद्यांश का शीर्षक भारतीय परिवार आदर्श परिवार भी हो सकता है, भारतीय पारिवारिक व्यवस्था आदर्श व्यवस्था भी हो सकता है, और इससे मिलता जुलता आप भी लिख सकेंगे। अगर सही होगा तो वो भी मान्य होगा। क्लियर। बच्चों को उचित अनुचित का ज्ञान कैसे होता है? अच्छे संस्कारों के द्वारा होता है। बच्चों का विवाह कौन निश्चित करता है? हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार आपको तो पता ही है, घर के बड़े बुजुर्ग और माता पिता होते हैं। इसमें सारा लिखा हुआ है, बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखने का प्रयास करना। अभी मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखकर समझा दिया है। विश्व के लिए आदर्श क्या है? भारत में परिवार की व्यवस्था ही विश्व के लिए आदर्श है। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है। ये आपके घर में आपके मम्मी पापा भी ऐसे संस्कारों की सीख देते होंगे। ठीक है। फिर दूसरा पैराग्राफ है, उसमें गद्यांश का उचित शीर्षक अच्छी पुस्तकों का महत्व। आजकल आप लोग भी घर पर बैठे हैं, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, क्लासरूम टीचिंग के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। सारे सब्जेक्ट टीचर्स यूट्यूब और गूगल क्लासरूम के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। इसके अलावा भी समय मिलता होगा तो आप कोई ना कोई बुक तो पढ़ ही रहे हैं। और हर मम्मी पापा अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पुस्तक ही पढ़ने के लिए कहते होंगे, और आप भी इतने अच्छे बच्चे हैं कि अच्छी, मनोरंजक, रोचक, ज्ञानवर्धक पुस्तक ही पढ़ना चाहेंगे। ठीक। अच्छी पुस्तकें क्यों रखनी चाहिए? ताकि बच्चे पढ़ें, उनके मन में अच्छे विचार आएँ, उनमें संस्कार आएँ। लोग पुस्तकों पर खर्च क्यों नहीं करते? क्योंकि वे पुस्तकों का महत्व नहीं समझते हैं। बच्चों में सुसंस्कार डालने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों में अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने गूगल क्लासरूम में डाल रखे हैं। आपको वहाँ देख करके अपने आंसर से मिलान करना है। फिर आता है काव्यांश, पद्यांश। इसमें मुझे ऐसा लगता है अक्सर हमारे बच्चे कहा करते हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, कि मैडम अपठित गद्यांश के उत्तर तो लिख लेते हैं, पद्यांश के नहीं समझ में आते हैं। तो मैं आपको फिर से कहूँगी, पहले भी कहा था कि कविता की लाइन को बार बार पढ़ो। मन की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। जब आप मन से उसको पढ़ोगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरा एज इट इज़ आप बहुत बड़े बड़े लेखकों की तरह लिख लोगे, लेकिन आपकी सरल भाषा में आप उत्तर ज़रूर दे लोगे। इतना तो मुझे अपने बच्चों पर विश्वास है। ठीक है। तो देखो, शहर की काली नदी किसे कहा गया है? अब शहर में कोई काली नदी तो होगी नहीं, नदी तो है नहीं, और नदी होगी पर ना तो उस पर टायर और रिक्शा या कुछ भी चल सकता है। तो जाहिर सी बात है, डामर युक्त जो काली सड़क होती है उसके लिए काली नदी का प्रयोग किया गया है। काली पक्की सड़क
राम खिलावन क्या करता है, एक कैरेक्टर का नाम है, इसमें आया है राम खिलावन के माध्यम से बताया है। तो टायरों में हवा भरता है, पैरों से पैडल मारता हुआ तेज गति से दिन भर रिक्शा चलाता है। अब गोल गोल रोटी के द्वारा क्या कहा गया है? अब काली नदी, काली सड़क, शहर और रोटी कहाँ से आ गई? तो आप देखो, जो रिक्शा चला रहा है, रिक्शा का जो पहिया है वो गोल गोल है। जैसे ही वो पैडल मारता है वो क्या होता है, धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि रिक्शा के दोनों टायर पैडल मारते ही आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, उसे ही गोल गोल रोटी कहा गया है। काली नदी लंबी क्यों होती जाती है? ये तो पता ही है, शहर के एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ने के लिए सड़कें बनती हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले के लिए, एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी के लिए। तो काली सड़क जो है शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाता है, इसलिए वो लंबी हो जाती है। फिर है पद्यांश का दूसरा, हृदय में क्या क्या भरना चाहिए? आग जैसा ताप होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आग लगा लो, मतलब एक गर्मी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, ऊष्मा होनी चाहिए, तभी हम कुछ करके दिखा सकते हैं। आंधियों का भयंकर वेग, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये वाली दृढ़ संकल्प की भावना होनी चाहिए। सागर जैसी गहराई में धैर्य भी होना चाहिए, तब जा कर के हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक। शिशुओं का उल्लेख क्यों हुआ है? अब इसलिए हुआ है क्योंकि शिशु की मधुर मुस्कान से जीवन की उदासी को दूर करके प्रसन्नता का अनुभव किया जा सकता है। हृदय का अंधकार कैसे दूर होता है? इसमें लिखा हुआ है कि हृदय का अंधकार सूर्य के प्रकाश से। अब सूर्य तो आकाश में निकला है, हमारे हृदय का जो अंधकार है उसको नहीं दूर कर पा रहा है। तो यहाँ सूर्य का मतलब ज्ञान, ठीक है, कि ज्ञान के प्रकाश से दूर होगा। ठीक। और हम इच्छित वस्तुएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बताओ, आप अपने मन की कोई भी इच्छा होती है, कोई भी चीज़ होती है, कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हें लगता है ना कि हमारे एग्ज़ाम हो, हमारे क्लास टेस्ट हो तो बहुत अच्छे नंबर आएँ, तो खाली सोचने से थोड़ी होगा, अरे बहुत अच्छे नंबर आए, हम कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। नहीं, अगर आपने सोच लिया है तो उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति से जुट जाना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो कैसे प्राप्त कर लेंगे? अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, संकल्प से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने समझा दिया है। अब गूगल क्लासरूम में जो आंसर आपने लिखे होंगे अपने, और हाँ मैं जो भेज रही हूँ, इन दोनों को मिला लेना। अगर इससे मिलता जुलता आपकी अपनी सरल भाषा में आंसर है तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं लिखना है तो आप उसको इसमें से मिलाकर लिख लेना, लेकिन इसको रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास संभाल कर रखना बच्चों, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद हम जब मधुप की बुक पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर समय अभाव होगा समय का, तो ये ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्डेड होगा, तो ये रहेगा कि आपका एक काम पूरा हुआ। अब आप देखो, एक दिन मैंने भेजा था 4 भागों में बांट करके पाठ्यक्रम, खंड का, खंड खा, खंड गा और खंड घा। तो खंड का में 2 चीज़ें लिखी थी, एक तो अपठित गद्यांश और दूसरा अपठित पद्यांश। ठीक है, तो अब करना क्या है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में टिक कर लो, मतलब तुम्हें पता चल गया ना, खंड का के दोनों पार्ट आपने पढ़ लिए हैं। बाकी बाद में और भी अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन एक बार ये मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लो कि एक पार्ट पूरा हो गया है। इस तरह से हम अपने हिंदी के जो किताबें हैं, जो पाठ्यक्रम है, उसकी तैयारी करेंगे। ओके।